धर्मवीर भारती की कविता टूटा हुआ पहिया व्याख्या की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहला पद है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहें, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। तो यह कविता जो कवि ने लिखी है उसमें महाभारत के संदर्भ को उन्होंने सांकेतिक रूप से लिया है कि हम देखते हैं कि जो टूटी फूटी वस्तुएं होती है उसे बेकार समझ लिया जाता है, लेकिन वे कह रहे हैं कि ये बेकार समझी जाने वाली वस्तु जो रथ से पहिया अलग हो जाता है तो वो रथ भी बेकार हो जाता है, पहिया भी बेकार हो जाता है। लेकिन वे कहते हैं कि टूटे हुए पहिए को बेकार मत समझो। और उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में सारे महारथी अन्याय और असत्य की ओर से लड़ रहे थे और उसमें एक अभिमन्यु छोटा सा बालक के लिए वे सोचते हैं कि वह इसमें आ जाए और हम उसे उस अकेले और निहत्थे बालक को मार देंगे। तब वे कहते हैं तब यही रथ का टूटा हुआ पहिया अभिमन्यु के हाथों में लग सकता है और वह उन महारथियों के ब्रह्मास्त्रों का सामना कर सकता है, उनसे लड़ सकता है। तो यह हुआ उसका संदर्भ। व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने रथ के टूटे हुए पहिए की सार्थकता को प्रमाणित किया है। रथ का पहिया जब टूट जाता है तो लोग समझते हैं कि वह बेकार है और उसे फेंक दिया जाता है। कवि के अनुसार उसे फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि जीवन रूपी संग्राम में कभी न कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है। अपनी बात को साबित करने के लिए कवि ने महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के चक्रव्यूह भेदन के समय जब महारथियों ने उनके सारे शस्त्र काट दिए थे तो फिर भी उसने हार नहीं मानी और वह रथ के टूटे हुए पहिए को लेकर शत्रुओं से वीरता पूर्वक लड़ता रहा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। ठीक वैसे ही आज प्रत्येक व्यक्ति अभिमन्यु है जो जीवन की लड़ाइयों और जटिलताओं के चक्रव्यूह में फंसा है। आज इससे मुक्ति के लिए उसकी इच्छा शक्ति रूपी रथ के टूटे हुए पहिए की जरूरत पड़ सकती है, जिसे उसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। जीवन रूपी संग्राम में कब कौरव रूपी सेना कामनाओं से लड़ने के लिए इस पहिए की आवश्यकता पड़ जाए कहा नहीं जा सकता है। आज के मनुष्य रूपी अभिमन्यु को शोषणकर्ताओं के ब्रह्मास्त्र पराजित करने में लगे हुए हैं। उसके साथ में संघर्ष करने की संकल्प शक्ति रूपी पहिया है। इसी पहिए के द्वारा वह अन्याय और असत्य एवं शोषण का मुकाबला कर सकता है। तो हम देखते हैं कि कवि ने महाभारत के युद्ध को जन साधारण के जीवन से जोड़ा है और व्यर्थ समझ लेने वाली वस्तु को उन्होंने कहा है कि वो कभी न कभी काम आती है और जन साधारण के जीवन में हर रोज महाभारत का युद्ध चलता रहता है और हर दिन व्यक्ति को उन समस्याओं से दो दो हाथ करना पड़ता है। तो यह हो गया पहले पद की व्याख्या। अब हम अगला पद है, अपने पक्ष का असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। अर्थात यहाँ दूसरी उसकी महत्ता बताते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में अनेकों महारथी वीर असत्य की ओर खड़े थे और अपने ब्रह्मास्त्रों से अभिमन्यु जैसे अकेले निहत्थे वीर को मारकर खत्म कर देना चाहते थे, उसी समय अगर मैं टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में पड़ जाता तो उन वीरों के ब्रह्मास्त्रों का सामना आसानी से कर सकता हूँ। मुझ में इतनी ताकत है, मैं अनेकों ब्रह्मास्त्रों के बराबर हूँ। मुझे मत फेंको, मैं टूटा हुआ पहिया हूँ। मुझ में इतनी ताकत है कि मैं वीरों के ब्रह्मास्त्रों को कुचल दूंगा, उनसे लोहा ले सकता हूँ, उनका सामना कर सकता हूँ। इस प्रकार हमने देखा कि दूसरे पद में भी कवि ने टूटे हुए पहिए का महत्व बताया है कि वह कितना शक्तिशाली है। सिद्ध अस्त्रों से ज्यादा ताकत उसमें है, वह उनके साथ लोहा ले सकता है, लड़ सकता है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। व्याख्या है, कवि का कहना है कि पहिया अपनी उपयोगिता के प्रसंग में कहता है कि इतिहास बोध व्यक्ति सापेक्ष है।
सत्ताधारी इतिहास को अपने अनुसार प्रस्तुत करता है, लेकिन झूठ का रहस्य उजागर होता ही है। इस रथ के टूटे पहिए से संघर्ष की शक्ति व्यक्ति को प्राप्त होगी और फिर से असत्य पर सत्य की जीत होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस छोटी सी कविता का अर्थ यहाँ पर पूरा होता है। इसमें दूसरे पद में कवि ने पहिए के द्वारा उसकी अन्य उपयोगिता यह बताई है कि हो सकता है इतिहास में किसी सबूत की आवश्यकता पड़े और उस सबूत के रूप में यह टूटा हुआ पहिया ही कुछ काम आ जाए। इस टूटे हुए पहिए से सबूत का कोई निशान मिल जाए या कोई सबूत मिल जाए, इस टूटे हुए बेकार पहिए का ही आश्रय सच्चाई को लेना पड़े, अर्थात इसे संभाल कर रखना चाहिए। यह बहुत सारी समस्याओं का समाधान ला सकता है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे मत फेंको, मैं कुछ न कुछ काम अवश्य आऊँगा। और इस प्रकार कवि ने टूटे हुए पहिए की उपयोगिता बताई कि भविष्य में भी यह एक बहुत बड़ा सबूत साबित हो सकता है और असत्य पर सत्य की विजय करा सकता है। तो प्रश्न पत्र में आपको सबसे पहला प्रश्न आता है। प्रश्न 1, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। 10 × 1 = 10। एक अंक के लिए 10 प्रश्न दिए जाएंगे। 10 प्रश्नों के उत्तर एक शब्द, वाक्यांश या वाक्य में लिखना है। अगर आपके उत्तर एक शब्द लिखने से पूरा होता है तो आपको वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। और साधारणतः पहले प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं जिनके उत्तर केवल एक शब्द में होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनाए गए हैं और उनके उत्तर क्या हैं, और ये सभी संभावित प्रश्न हैं। इनके अतिरिक्त भी आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह केवल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसके लिए यह प्रश्न बनाए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि उनके उत्तर किस प्रकार लिखना है। प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न आता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। कोई दो 2 × 7 = 14। तो 4 में से 2 पदों की ससंदर्भ व्याख्या करना है। लेकिन यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रश्न 2 को 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला मध्यकालीन या भक्तिकालीन कविता और दूसरा आधुनिक कविता। तो दोनों में से आपको एक एक प्रश्न करना है, ससंदर्भ व्याख्या करना है। जैसे कबीरदास के दोहे, रहीम के दोहे, मीराबाई के पद, तुलसीदास के दोहे, इस प्रकार, या बिहारी के दोहे, वृंद के दोहे, इस प्रकार मध्यकालीन कविता में से ससंदर्भ व्याख्या होगी। लेकिन दोनों की ही फॉर्मेट एक जैसा रहेगा। और यह बात आपको ध्यान रखना है कि दोनों भागों में से आपको एक एक पद की ससंदर्भ व्याख्या करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मध्यकालीन कविता के दोनों ही पदों की व्याख्या कर दी जाए या आधुनिक कालीन कविता के दोनों ही पदों की व्याख्या कर दी जाए। ऐसे करने से आपके अंक कट जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों में से एक एक किया जाए, लेकिन फॉर्मेट एक ही रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ आप फॉर्मेट भी देख रहे हैं। पहला पद होता है संकेत, जिसके लिए पहला पद का पहला शब्द बीच में डैश डैश करके अंतिम शब्द, जिससे यह अच्छे से समझ में आ जाए कि आप कौन से पद की व्याख्या कर रहे हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फॉर्मेट बना दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर, जो होगा सारांश लिखकर विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कोई दो 15 × 2 = 30। तो यहाँ पर आपको कविता का नाम लिया जाएगा, जिसकी आपको सारांश लिखकर विशेषताएं लिखना होगी। या दूसरा प्रश्न आ सकता है कि किसी कविता का प्राकृतिक सौंदर्य लिखिए, या जो कविता है उसमें कोई वीरता की कविता है तो वीरता का सारांश लिखिए, या कविता के आधार पर किसी चीज की महिमा मंडन किया गया है तो महिमा का वर्णन कीजिए और उसकी विशेषताएं लिखिए। तो इसके लिए आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे। 3 में से किन्हीं 2 के उत्तर आपको लिखना होगा। तो आगे हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि सबसे पहला बिंदु होता है शीर्षक, जो शीर्षक आपको प्रश्न के आधार पर लिखना होगा। कि जो भी कविता आपको सारांश के लिए लिखने के लिए पूछी गई है, वैसा आप
शीर्षक बनाएंगे। उसके बाद रचनाकार का संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। तीसरा बिंदु होगा सारांश। तो पूरे चैप्टर का सम्मिलित विस्तार से सारांश लिखना होगा। इसके लिए आप जो ससंदर्भ व्याख्या में पदों की व्याख्या की गई है उसका सहायता लेकर सारांश बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और विशेषता की हर पदों में हमने दी है कि क्या विशेषता है, वैसे ही संकलित रूप से आप उसकी विशेषता तैयार कर सकते हैं कि कवि क्या संदेश दे रहे हैं और उससे हमें क्या सीख मिलती है। आगे हम देखते हैं, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, टूटा हुआ पहिया कविता का सारांश, मूल भाव एवं उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि टूटा हुआ पहिया कविता एक मिथकीय परिवेश की पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई कविता है। अर्थात हम देखते हैं कि यह जो प्रसंग है वह माइथोलॉजी से जुड़ी हुई एक प्रसंग की कविता है। यहाँ पर टूटा हुआ पहिया निष्ठा युक्त संघर्ष का प्रतीक है। जैसे सप्त महारथियों से चारों ओर से घिर जाने पर अभिमन्यु अपनी रक्षा के लिए रथ के टूटे हुए पहिए का सहारा लेता है और अपने अंतिम क्षण तक उनका सामना करता है। ठीक उसी प्रकार हम जिसे व्यर्थ समझते हैं, बेकार वस्तु समझते हैं, वे भी शोषण के विरोध की क्षमता रखते हैं। आज का सत्ताधारी पक्ष इतिहास की सच्चाई का गला घोंटकर उसे दबाना चाहता है, लेकिन अंत में उस सत्य का भंडाफोड़ होता ही है। इस सत्य को प्रकाशित करने वाला एक निहत्था व्यक्ति ही है जो रथ के टूटे हुए पहिए के समान है। तो हम देखते हैं कि अगर हम इस कविता को जितनी बार पढ़ते हैं हमें उसके उतनी बार नए नए अर्थ समझ में आते हैं। तो यह हुआ तीसरे प्रश्न का उत्तर कि आप समझ जाएंगे कि कैसे लिखना है। इसी में आगे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सत्ताधारी इतिहास की सच्चाई को दबाने का कितना ही प्रयास करें, लेकिन उस सच्चाई की वास्तविकता का रहस्योद्घाटन हो ही जाता है, वह उजागर हो ही जाता है। उस सत्य को उजागर करने वाला एक निहत्था व्यक्ति ही है जिसका आश्रय है रथ का टूटा हुआ पहिया, और वैसा ही वीर हो सकता है जैसा अभिमन्यु जो अपने वीरता का धर्म निभाता है, अपने वीर होने को सार्थक करता है, मृत्यु से नहीं डरता है। इस प्रकार हम आज के समय में इसकी प्रासंगिकता अनेकों उदाहरण देकर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है, टूटा हुआ पहिया कविता के वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है। तो इसके लिए शीर्षक आप बनाएंगे, टूटा हुआ पहिया कविता की प्रासंगिकता, कवि का संक्षिप्त परिचय और फिर प्रासंगिकता करके साइड हेडिंग डालेंगे। और वह इस प्रकार लिखेंगे कि आज भी हमारे समाज में महाभारत के अभिमन्यु का प्रसंग सार्थक होता है। आज का मानव भी शोषण, दमन, असत्य, झूठ और भ्रष्टाचार की बुरी शक्तियों से घिरा हुआ है। और इसी भाव को आप विस्तार पूर्वक लिखकर 15 अंक के लिए प्रश्न का जवाब लिखेंगे। इसी में आगे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सत्ताधारी इतिहास की सच्चाई को दबाने का कितना ही प्रयास करें, लेकिन उस सच्चाई की वास्तविकता का रहस्योद्घाटन हो ही जाता है, वह उजागर हो ही जाता है। उस सत्य को उजागर करने वाला एक निहत्था व्यक्ति ही है जिसका आश्रय है रथ का टूटा हुआ पहिया, और वैसा ही वीर हो सकता है जैसा अभिमन्यु जो अपने वीरता का धर्म निभाता है, अपने वीर होने को सार्थक करता है, मृत्यु से नहीं डरता है। इस प्रकार हम आज के समय में इसकी प्रासंगिकता अनेकों उदाहरण देकर लिख सकते हैं। आगे हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टिप्पणी लिखिए कोई एक 6 × 1 = 6। कोई 2 शीर्षक दिए जाएंगे, 2 में से किसी एक पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ फॉर्मेट दिया गया है, किस प्रकार होगा। शीर्षक लिखेंगे कि आप 2 से शीर्षक में से प्रश्न में से कौन से शीर्षक की व्याख्या टिप्पणी लिख रहे हैं। शीर्षक हो जाएगा, आप शीर्षक का परिचय दिया जाएगा जिसमें आपको किताब का, चैप्टर का और रचनाकार का नाम लिखना होगा। और अगला बिंदु होगा टिप्पणी या शॉर्ट नोट। तो आपको 6 मार्क्स के लिए लिखना होगा मुख्य बातें। कई बार ऐसे भी शीर्षक दे दिए जाते हैं जिसमें बहुत कुछ लिखने के लिए हमारे पास मटेरियल होता है, लेकिन हमें यहाँ इस बात का ध्यान देना होता है कि 6 अंक के लिए ही है तो हमें
2 पेज 2.5 पेज भर भर के लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न ही सिर्फ 6 मार्क्स के लिए। आप कितना भी लिख देंगे तो 6 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये आपको चौथा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला शीर्षक इस प्रकार भी आ सकता है, टूटे हुए पहिए की सार्थकता। तो उसका परिचय हम पूर्ववत जैसा दिया गया है उसी प्रकार विस्तार से लिखेंगे। आप परीक्षा में पूर्ववत नहीं लिखेंगे। पूर्ववत बोलने का मतलब होता है कि इसके पहले जैसा ही लिखा जाएगा, लेकिन परीक्षा में आपको पूरा पूरा लिखना होता है। उसके बाद टिप्पणी लिखेंगे कि कवि के अनुसार कोई भी वस्तु बेकार नहीं होती। महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में घिर जाने के बाद अभिमन्यु ने रथ के टूटे हुए पहियों से महारथियों पर आक्रमण किया था। इसी कारण पहिए अपने को फेंकने का विरोध करता है, मना करता है कि जब मैं महाभारत जैसे युद्ध में प्रयोग किया गया तो हर मनुष्य के जीवन में मेरा स्थान है, मुझे मत फेंको।